गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मैथ्स का अगला चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सब मतलब क्या है? सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा मीनिंग समझते हैं। देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, जिसमें मैंने बताए थे पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप क्या थे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल जो क्या था, जिसकी डिग्री 1 थी। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो जो लीनियर इक्वेशन, देखिए पॉलिनोमियल से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जैसे पॉलिनोमियल है हमारा x है, एक्स स्क्वायर है, x प्लस 3 है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। लेकिन इसके ही अगर इक्वल टू में 0 लगा दिया तो ये क्या बनेगी? इक्वेशन। इक्वल टू अगर 4 रख दिया तो भी इक्वेशन है। इक्वल टू में अगर 6 या कुछ भी रख दिया, यानी जब क्या है, एलएचएस और आरएचएस वाली कंडीशन बन गई, तो एक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। यानी इक्वेशन में क्या होते हैं? एलएचएस और आरएचएस होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये क्या है? एक इक्वेशन है। तो हमें बताने हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर का मतलब क्या है? जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे कि है x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स क्या है? हमारा वेरिएबल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 16, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? जी नहीं, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आया? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो इन टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल्स का मतलब क्या है? अभी तक हम पढ़ रहे थे, जैसे कि हमारा x था, x प्लस 6 था, तो बेसिकली एक ही वेरिएबल चल रहा था। लेकिन हमसे बोला है दो वेरिएबल्स, तो बेसिकली जैसे हो गया x प्लस वाई प्लस 3। एक ये वेरिएबल x, ये वेरिएबल, और दोनों क्या है? लीनियर वेरिएबल, यानी दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। नाम समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन दोनों की पावर 1 है, 2 वेरिएबल यानी दो वेरिएबल हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल होगा x माइनस वाई प्लस 6, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? जी सर, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ क्या है? दो वेरिएबल है, दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है। क्या ये क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। 1 और 1 हमेशा पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं, तो जो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब सर पेयर का मतलब क्या होगा? पेयर का मतलब कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन ये है, ऐसे ही कोई दूसरी इक्वेशन दे दी x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों का क्या है? एक पेयर है। यानी दो इक्वेशन है हमारे पास लीनियर, जिनके दो वेरिएबल हैं। इतना समझ में आया? नहीं, ये इक्वेशन एक अलग चल रही है, ये इक्वेशन अलग चल रही है। चैप्टर का मतलब समझ में आया? जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म रहती है a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0। और क्या होती है? क्योंकि हमारा क्या है? पेयर है, यानी दो इक्वेशन होंगे, तो a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये क्या है? जनरल इक्वेशन है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है, जनरल पॉलिनोमियल होता है। तो क्या है? जो x के साथ चल रहा है वो a1, y के साथ चल रहा है b1, और ये कांस्टेंट है। ऐसे ही a2 b2 और ये एक कांस्टेंट। इतना समझ में आया? सॉल्यूशन।
सोल्यूशन क्या होता है? जैसे मैंने लिख दी एक इक्वेशन x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? यानी वो वैल्यू x की जहां पर आंसर हमारा 0 आ जाए। और अगर मैं 2 वेरिएबल में लिखूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर मैं x की जगह 6 रखूं, y की जगह 0 रखूं, तो आंसर हमारा 6 आ रहा है। अगर x की जगह मैं 0 रखूं, y की जगह 6 रखूं, तो भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी ये दोनों इसके क्या है? सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। भाई इधर जो वैल्यू आ रही है वही इधर आ रही है। अब मैं रखूं x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे? 4, तो भी ये क्या है? इसके सोल्यूशन है। मैं रखूं 3 तो 3 है। यानी अगर एक इक्वेशन है, इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। भाई कुछ भी रख सकते हो आप। आपने अगर -6 रखा तो दूसरी जगह क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। कुछ भी ले सकते हो आप, बस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक मान लीजिए ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। अभी तो आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कई सारे थे, इनफाइनाइट पॉइंट्स थे। आप 3 3 रख रहे थे, आप 4 2 रख रहे थे, आप 5 1 रख रहे थे। लेकिन अब आपको ऐसे पॉइंट लेने पड़ेंगे जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो क्या होंगे? इसके लिए 3 कंडीशन बनेंगी। या तो यूनिक पॉइंट होंगे, मतलब इसके लिए और इन दोनों के लिए x और y की वैल्यू फिक्स होंगी। मान लीजिए 2,3 है, मुझे नहीं पता इस इक्वेशन की क्या सॉल्यूशन है। मान लिया मैंने 2,3, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, 3 तरह के सॉल्यूशन है, थोड़ा यहां पर बताता हूं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? यूनिक, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, यानी जो पहली इक्वेशन थी, जैसे ये है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ये क्या बोला था मैंने? जनरल फॉर्म था। 6 इधर लिखा हुआ है, 3x प्लस 12 है। अब अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, अब सॉल्व करने के मेथड्स हम चैप्टर में आगे देखेंगे। सॉल्व करने के बाद मान लीजिए मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं a, b आ रहे हैं, कुछ भी पॉइंट आ सकते हैं। तो a क्या है? x की वैल्यू है, b क्या है? y की वैल्यू है। अगर यूनिक पॉइंट आ रहे हैं, यानी a की वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। इतना समझ में आया? यूनिक सोल्यूशन कब होंगे? जब एक ही वैल्यू आ रही होगी। नो सॉल्यूशन क्या है? नाम में मीनिंग छुपा हुआ है, एक इक्वेशन जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। मतलब आप x और y की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, हमारा आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, आंसर सेम आएगा। एग्जांपल, ये वाले का एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि है x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब आपने इसमें x की वैल्यू 2 रखा, इसमें y की वैल्यू भी 2 रखा, आंसर 4 आ गया। मैं इसमें भी 2 रखूं तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 आ गया। मान लीजिए मैं इसमें 1 रख रहा हूं, तो इसमें क्या रखूंगा? 3 रखूंगा, तो आंसर 4 आ जाएगा। क्या इसमें 1 और 3 आंसर रखने पर 8 आ रहा है? चेक करते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 और 2 8 आ रहा है। यानी इस इक्वेशन में आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इस इक्वेशन में भी वो वैल्यू क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगे, यानी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आया? नो सॉल्यूशन का एग्जांपल देता हूं, जैसे है x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू
0 है। x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू 2 रखी, ठीक है, और y की वैल्यू क्या रखी, x की वैल्यू 3 रख दी, y की वैल्यू 1 रखी, तो 3 और 1, 3 और 3 6 हो गया, 6 माइनस एक्स 0 आ गया, नहीं 3 और 1 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या 3 और 1 पर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, थोड़ा देखते हैं। 3 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 8 नहीं सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं आएंगे। अभी मैं समझाऊंगा जब आगे कि कंडीशंस कैसे होती है, कैसे पता लगाएं कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तब जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं आपको क्लियरली समझ में आएंगे कि मैंने यही एग्जांपल और कैसे एग्जांपल ले लिए। ये क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। अब कंसिस्टेंट क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन यानी जो इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन या तो यूनिक हो, एंड नहीं या और होगा यहाँ पर, या तो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या तो यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, तो हम क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट की क्या कंडीशन है, इन है, यानी कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, जब सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। तो किसी इक्वेशन के या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। और अगर किसी इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन आ ही नहीं रहे हैं तो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। मैंने क्या बताया था, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होती है किसी इक्वेशन की, ये a1x प्लस b1 x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो यूनिक सॉल्यूशन है इसकी कंडीशन है a1 अपॉन a2, क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी जो x के साथ चल रहा है इस इक्वेशन में और जो x के साथ चल रहा है इस इक्वेशन में, दोनों का जब हम डिवाइड करते हैं और जो y के साथ चल रहा है दोनों इक्वेशन में, अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी पहली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है और दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, दोनों का डिवाइड दे रहे हैं, फिर y के कोफिशिएंट का डिवाइड दे रहे हैं, ये दोनों की वैल्यू तो बराबर है पर थर्ड की वैल्यू बराबर नहीं है, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सर आपने थ्योरी तो बता दी, थोड़ा एग्जांपल बता दीजिए। ठीक है, तो एग्जांपल अगर मैं बताऊं, सबसे पहले यूनिक का, जैसे ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, और क्या होगा 8x प्लस 9y इक्वल टू 18 है। अब कुछ नहीं करना है आपको, 2/8 इन दोनों का डिवाइड लेके देखना है, तो 2/8 और इधर क्या है 3/9। एक बात बताइए, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और 3/9 कितना हो जाएगा, 1/3। क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी दोनों इक्वेशंस अलग अलग हैं। ये वाले का एग्जांपल देखते हैं, ये वाले में जो आपके नॉर्मल टर्म्स होंगे यानी x और y वाली टर्म्स, जैसे कि यही एग्जांपल दूं, जैसे कि है 2x प्लस
3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, और एक ये है 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम a1 अपॉन a2 करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 अपॉन 4, कुछ भी कर सकते हैं, 2 अपॉन 4 कर सकते हैं या 4 अपॉन 2 भी कर सकते हैं, बस हमें दोनों का रेशियो लेना है। चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या आ जाएगा 3 अपॉन 6 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 6 अपॉन 8 आ गया। इन दोनों को काट दो तो क्या आ गया 1 अपॉन 2, इन दोनों को काट दो 1 अपॉन 2, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी a1 और a2 बराबर है पर कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं है। मतलब ये आया कैसे और मैंने एग्जांपल कैसे बनाया, ये देखिए, क्या ये इक्वेशन है, 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने, 2 इंटू 2 4, 2 3 जा 6, मतलब अगर इतने यानी जहां पर वेरिएबल चल रहे हैं वो वैल्यू में किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है पर थर्ड वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ जाएगी। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला इसका भी एग्जांपल अगर मैं दूं तो कुछ नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन है, जैसे ये है, ये सबसे सिंपल है, 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसी में अगर मैंने किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y प्लस 4 8 जा 32 इक्वल टू 0 है। अब आप इन दोनों के रेशियो लेंगे ना तो हमेशा बराबर आ जाएगा, यानी 2 अपॉन 8 इक्वल टू 3 अपॉन 12 इक्वल टू 8 अपॉन 32। सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, यानी तीनों की वैल्यू बराबर आ रही हैं। यानी पहली इक्वेशन है उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दे रहे हैं तो भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अब ये थोड़ा हम लाइन वाले कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि इसका बेसिकली मतलब क्या होता है। जब हमारी लाइंस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, जैसे ये पहली इक्वेशन है ये दूसरी इक्वेशन है, तो दोनों लाइन क्या हो रही होंगी, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जैसे पॉइंट क्या होगा a कॉमा बी या कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पर ही बनता है। जो हमारा नो सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन की लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी लाइंस क्या आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जो नो सॉल्यूशन वाली लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो लाइंस कैसी होंगी, हमेशा पैरेलल, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है भाई, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, कभी ये मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो क्या होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। सॉल्यूशन जब आते हैं दो लाइंस के बीच में, जब वो क्या करें, इंटरसेक्ट करें, जैसे मिल रही है, तो इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। और जो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, इसमें क्या होगा, ये पहली लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर है, तो यहां भी मिल रही है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, यानी कितने सारे पॉइंट है, दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर रही है। तो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है, यानी आपस में क्या होती हैं, एक के ऊपर एक होती है, ये लाइन है फिर दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो हजारों इनफाइनाइट पॉइंट्स पर लाइन मिल रही होंगी। ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो भाई इस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर भी मिल रही है, इस पॉइंट पर भी मिल रही है, कितने सारे पॉइंट्स हैं, समझ में आया। अब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उससे पहले थोड़ा समझेंगे। ये बताइए ये किस तरह की लाइंस है, ये पहली इक्वेशन है किसी लाइन की, ये दूसरी इक्वेशन है,
ये दोनों किस तरह की लाइंस हैं, यानी पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कि इनफाइनाइट यानी कोइंसाइडिंग लाइंस है। तो पहली का कोफिशिएंट दूसरे का कोफिशिएंट जो x के साथ इसमें चल रहा है, दूसरे में इसके साथ चल रहा है, तो इसमें 6 चल रहा है, इसमें 12, इसमें क्या चल रहा है -8, इसमें क्या चल रहा है -16, इसमें क्या चल रहा है इधर 10, इधर कितना चल रहा है 20। एक बात याद रखिएगा, यहाँ 10 इक्वल टू के इधर में है, तो इधर भी इक्वल टू के इधर में ही होना चाहिए। अगर ये 20 उधर चल रहा होता तो हमें इधर लाना पड़ता, या तो फिर दोनों उधर हो तो भी आंसर सेम आएगा। यानी क्या है, कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में सेम साइड होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये जीरो से ये माइनस से माइनस कट गया, 4 1/2, ये भी क्या आ रहा है 1/2 कट रहा है, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, और इसका भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, यानी तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है, यहां से भी 1/2 1/2 1/2। तो ये लाइन कैसी होंगी, सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मैंने बोला था कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे थे, तो लाइन कैसी थी, कंसिस्टेंट थी। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए, इफ लाइंस पैरेलल हैं, अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, इसका x a चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है 4 चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है 2 चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है 6 चल रहा है, इधर क्या चल रहा है 8 चल रहा है, इधर क्या चल रहा है 24 चल रहा है। 3 बार में कट गया, ये भी 3 बार में कट गया, और क्या होते हैं सब बराबर होते हैं। तो यहां से इसे ले लो, a/4 इक्वल टू 1/3। मैंने कुछ नहीं किया, बस इतनी वैल्यूज को उठा लिया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उसके ऊपर चला जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। बस यही हमसे पूछा था, a की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन a एंड b तो हमें दिया ही नहीं है, मुझे लगता है शायद क्वेश्चन में कोई एरर है टाइपिंग में, क्योंकि a तो है लेकिन हमें इस इक्वेशन में कहीं b तो दिया ही नहीं है भाई, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो आप तो a की वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, हम लीनियर इक्वेशन तो समझ गए सर क्या होती हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वगैरह वगैरह। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो दो मेथड हैं, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या है एलजेब्रिक मेथड। क्या है, एलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड अभी मैं बताऊंगा, एलजेब्रिक मेथड में भी दो मेथड होती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, डिपेंडेंट इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं जो कि कंसिस्टेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट क्या होती हैं, जिनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन है। तो ये क्या होती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये समझ लीजिए डिपेंडेंट, हम लोग क्या है इनफाइनाइट लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, फ्रेंड्स पर डिपेंडेंट है, सिबलिंग्स पर डिपेंडेंट है, दुनिया भर के लोगों पर डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, और इंडिपेंडेंट या तो नो सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। अभी मैंने आपको ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करना तो बताया ही नहीं, ठीक है बताता हूं। ठीक है, ये क्या होगा, ये थोड़ा चेंज करते हैं,
ठीक है, ये बेहतर है। ठीक है, अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है, ग्राफिकली किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, ग्राफिकली सॉल्व इक्वेशन। ठीक है, आप समझ गए, सॉल्व इक्वेशन ग्राफिकली, यानी हमें किसी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकालने हैं वो ग्राफ से निकालने हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन पहली लाइन की है x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, कुछ भी हो सकता है, 6 इधर चल रहा है या इधर चल रहा है, नो प्रॉब्लम। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। तो हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन को लेना है, एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है हमें x और y। सबसे पहले हमने क्या रखा, x की वैल्यू 0 रखी, ये फर्स्ट इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आ गई। और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। जब x की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी ले लो, बस एक पॉइंट और ले लो, x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये क्या है, हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। सेकंड लाइन का मैं यही बना देता हूँ एक छोटा सा बॉक्स। जब x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। जब y की वैल्यू मैंने 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। जब मैंने x की वैल्यू क्या ली, 3 ले ली, x की वैल्यू मैंने ले ली 3 ले ली, तो x 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखिए हमें क्या है, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना होता है। सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है तो नेगेटिव में जाएंगे नहीं। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना बिल्कुल भी नहीं आता है, जो ये वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, एक्स एक्सिस एब्सिका होती है और वाई एक्सिस क्या होती है, ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो पॉइंट रख लेते हैं, हमारा हाईएस्ट एक्स कितना जा रहा है, 4 6 तक जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, ये 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो y है ये भी यही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। y की हाईएस्ट कितनी है, 8 तक ही है। तो पहले फर्स्ट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन का है ये। ठीक है, x की जब वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, x जब 0 है तो y 6 है, यानी ये पॉइंट है। x 6 है, y 0 है। और तीसरा क्या, x2 है तो y 4 है, x2 है तो y 2 है तो ये 4 है, नियरली ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए जाए। तो देखिए ये है, ये ऐसी आ गई। ठीक है, अब अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लाइन आएगी। अब ठीक है, समझ लीजिए, आप समझ गए, मैंने क्या है, इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बना दी। दूसरा बॉक्स क्या था, जब x 0 है तो y 8 है, x 0 है तो y 8 है, यानी ये आ गया पहला पॉइंट। x 4 है तो y 0 है, x 4 है तो y 0 है, दूसरा पॉइंट ये है। x 3 है y 2 है, x 3 है तो y 2 है, यानी ये और ये आ गया। तो अब हमें दूसरी लाइन बनानी है जो कि ऐसे पास होगी, कैसे, ऐसे, नियरली ऐसे और ऐसे और ऐसे आ गई। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ मान लीजिए, ये पॉइंट ये मान लीजिए ये होगा। ठीक है, जब आप प्रॉपर रूलर से लाइन खींचेंगे तो ये बन जाएगी। अब देखिए जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वही इस लाइन का क्या होगा, बस सॉल्यूशन होगा। अब आप ग्राफ में देखेंगे, जब आप ग्राफ पेपर देखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा होगा, नियरली इसके बीच, मान लीजिए ये 2 है ये 3 है, दोनों के बीच में क्या होगा, 2.5 यानी 2.5 होगा। और इधर कितनी आ रही है, नियरली मान लीजिए अगर 3 आ रही होगी, ये ग्राफ पेपर से बनाएंगे तो प्रॉपर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 2.5 यानी 5/2 है। y कितने पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है।
तो ये क्या है, इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन है ग्राफ से। और जब आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। हो सकता है ये गलत होंगे क्योंकि ग्राफ मैंने हाथों से ड्रॉ किया है, जब आप पेपर पर ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन है सॉल्व करना है इन इक्वेशन को और बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कुछ नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यू 4 1 2 3 4 और वाई की वैल्यू -3। तो ये एक्स है, ये बाय मान लो, बाय की वैल्यू ये -1, ये -2, ये -3, एक्स की वैल्यू 4। तो एक्स की वैल्यू 4 यानी ये स्ट्रेट लाइन जो 4 से पास हो रही है, यही है हमारा 4। ठीक है, जहां से हमारी लाइन गई है ये 4 है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है हमारा, 4 है। तो ये क्या है, 4 है। और दूसरी लाइन क्या, बाई इक्वल टू -3 है, तो जो -3 से पास हो रही है। अब ये दोनों लाइन कहाँ मिल रही हैं, जब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -3 है, तो ये ही क्या है, इस लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और यही क्या है, इन दोनों लाइन के भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। तो क्या आए जाएंगे, सॉल्यूशन क्या जाएंगे, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -3, बस। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। भाई एक बात बताइए, ये दोनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अगला x इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू सी। अब कुछ नहीं है, हमें b की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 कुछ भी मान लो। तो x की वैल्यू b, ये पॉइंट को b मान लिया मैंने, तो x की वैल्यू b है, ये लाइन है। और y की वैल्यू c है, y की वैल्यू c, ये c पॉइंट मान लो, तो ये क्या होगी c। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ये होंगे b, c। ठीक है, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये c था। हमें पता नहीं है c की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, -1 है, -4 है। तो बस ये क्या हो गए, इसके सॉल्यूशन आ गए। एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम द लाइन। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, यानी बेसिकली जब मैं x और y है, जब x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, q आ रही है। और जब y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू p आ रही है। भाई मैंने वही किया जो अभी कर रहा था, क्या, बॉक्स बना के बस। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू q, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू q, 0, q, क्योंकि x 0 है, y q है, x पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं, x p है, y 0 है, x p है, y 0 है। तो ये आ गया हमारा ट्राइंगल। हमसे पूछा क्या है, एरिया बताना। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये कितना है, पूरा p है, तो बेस की वैल्यू कितनी है, p है। हाइट कितना है, ये पूरा q है, इतने ऊंचाई तक है, तो इंटू q है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या देखा, किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ की मदद से सॉल्व करना। जो दूसरा मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड था, उसमें दो मेथड्स थे, एक था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था एलिमिनेशन। ये क्या होते हैं सर, ये पहली इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू -3 है और दूसरी है 3x माइनस 4y इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x को इधर बना रहने दीजिए, y को उधर ले जाइए, तो x क्या हो जाएगा, -3, और प्लस क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। बस ये इक्वेशन थर्ड आ गई। जो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने से जो मिली है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे -3 -3y, -3 -3y -4y इक्वल टू 9।
तो -9 बाय -4y इक्वल टू 9 होगा। तो 9 उधर हो जाएगा, 18 9 और 4 -13y इक्वल टू 9 और 9 18। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके नीचे आ जाएगा, यानी -18/13। ये क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इस इक्वेशन को मान लेंगे थर्ड। ये क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अभी तक मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करना था। किसी भी इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। आप इसमें भी कर सकते थे, x यहां रहता, y को उधर भेज देते, फिर 3 से डिवाइड कर देते, यानी जिस वेरिएबल को हम सॉल्व कर रहे हैं वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो y को उधर भेजने के बाद 3 से डिवाइड कर देते। हमने x को सॉल्व क्यों किया, क्योंकि ये ऑलरेडी अकेला चल रहा है, तो हमें डिवाइड नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर दी। x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। जो x की वैल्यू आई है बस उसी को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई। अब जो y आ गया उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, -3 -18 3 जा 54/13। तो कितना हो गया, 13 3 जा -39 -54/13। तो कितना होगा, 9 और 4 13। यही आ रहा है, बस यही आ रहा है। ये क्या आ रहा है, हमारा x आ रहा है। तो ये x और y है। अगर आप ग्राफ से सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को तो भी सॉल्यूशन यही आएगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड बहुत लेंथी है, समझ रहे हो आप। ये कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे आप, ये कोऑर्डिनेट तो फिर भी लिख जाएंगे, लेकिन पॉइंट में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। सेम सवाल क्या है, होमवर्क है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन कर दो यहाँ पर। देखिए सब्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन बताना रह गया है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करवा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा। सब्स्टिट्यूशन आप होमवर्क होगा, मैं क्या करवा रहा हूँ, एलिमिनेशन से करवा रहा हूँ। इस इक्वेशन को एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए नाम में मीनिंग छुपा हुआ, एलिमिनेट करना है। तो ये पहली इक्वेशन क्या है, 8x - 2y इक्वल टू 12। और दूसरा क्या है, 4x + 12y इक्वल टू 9। हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन के कोई भी कोफिशिएंट, या तो x ले लो या y ले लो, दोनों को बराबर करना है। अब बराबर कैसे करेंगे, देखिए x के साथ यहाँ 8 चल रहा है, यहाँ 4 चल रहा है, यहाँ y के साथ -2, यहाँ 12 चल रहा है। बराबर कौन हो सकता है, अगर या तो मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 8 × 2 4 × 2 8 हो जाएगा, या फिर ये वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, क्योंकि 6 × 2 -12, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो मर्जी है, ठीक है। मैं ये वाला मेथड कर लेता हूं, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसे क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, हमने मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। अब आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, नीचे लिख दूंगा, 6 8 जा 48x -6 2 जा 12y इक्वल टू 72। अब ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, हमें इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब मैंने जो दो कोफिशिएंट बराबर बनाए हैं, इन दोनों को हटाना है। अब एक बात आता है, ये प्लस है, ये माइनस है, कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा, +12 -12 कैंसिल हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं,
सिंपली ऐड कर देंगे, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, 48 और 4 52x माइनस प्लस 12 यानी ये इधर 0 आ गया, और ये कितना हो गया 9 और 2 11 यानी 81। तो x की वैल्यू क्या आ गई 81 अपॉन 52। जो x की वैल्यू आ गई है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड या फिर ये जो हमारी नई इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद बनी है उसमें पुट करेंगे तो हमें बाय मिल जाएगा। क्या मैं ये होमवर्क दे दूं? आपको बस सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास बाय आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ठीक है, एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं किसी कोएफिशिएंट को, तो एलिमिनेशन मैंने समझा दिया, सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी। अब ये इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस सिंपलीफाइड कर देता हूं। देखिए कोई भी इक्वेशन आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस इक्वेशन में क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 0.8x इंटू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 5 बाय इक्वल टू 9, एंड ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 9y इक्वल टू 20। अब देखिए कितनी अच्छी इक्वेशन दिख रही है, अभी क्या था पॉइंट था, ज्यादा प्रॉब्लम होती। दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से। ठीक है, अगेन ये भी अच्छा सवाल है। देखिए जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, पहली इक्वेशन का कोएफिशिएंट यानी x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट जब भी बराबर आ रहे हैं, जो यहाँ y के साथ चल रहा है वो इधर x के साथ चल रहा है, तो हमेशा एक मेथड रहता है बेस्ट मेथड। आप जनरली नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 217 इसको इधर ले जाएंगे, फिर 217 से डिवाइड देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी जो कि इसमें रखेंगे, लंबा प्रोसेस है। तो क्या करें सर, एक बार ऐड कीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए मेरे कहने से। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो दो इक्वेशंस बनेंगी बस उनको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है मैं ऐड करके बता देता हूं, 7 और 1 8, 3 और 1 4 और 2 और 1 3 4 8 x, और ये भी क्या बन जाएगा 3 4 8 y बन जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा 7 और 3 10, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 4, और 8 और 9 17। जब आप 348 कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई, तो 1740 अपॉन 348, दोनों को काट देंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, ऐसे ही जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इक्वेशन x माइनस बाय के फॉर्म में बन जाएगी, कुछ वैल्यू होगी, सिंपल फॉर्म होगी, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये 102 इधर है, ये भी 102 है, ये 98 है, ये भी 98 है। For what value of a the system of equations have infinite many solutions? कंडीशन क्या बताई थी मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर होता है, मतलब a अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन a इक्वल टू 3 माइनस a अपॉन माइनस a होगा। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू 3 36, तो a की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस 6 आ जाएगी। इधर से भी सॉल्व करते हैं, जरूरत नहीं है, यहीं पे हमें पता चल रहा है a की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ रही है, लेकिन जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी क्वाड्रेटिक बनेगी। देखिए ये क्या है 9 चल रहा है, a चल रहा है, 3 माइनस a अपॉन a चल रहा है, ये सॉल्व करेंगे ये सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगी एक a की वैल्यू आएगी, और जो दोनों में कॉमन आ रही होगी वही क्या आ जाएगी a की वैल्यू हो जाएगी। कर लेंगे, होमवर्क दे दूं, कुछ नहीं करना आपको, इस इक्वेशन को उठाना है, -8 से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ -3a, और ये क्या है
3/a से a से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 3a माइनस माइनस a स्क्वायर। अब क्या हो गया -6a इक्वल टू -a स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। a से a नहीं काटना है, ये मैं लास्ट क्लास में भी बताया था। एक जगह लिख लो a स्क्वायर -6a इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है a कॉमन ले लिया तो a -6 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ रही, a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 6। हमें वो वैल्यू लेनी है जो दोनों में कॉमन है। इधर 6 है, इधर 6 और -6 है, तो इधर से भी 6 ले लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। यानी जो दोनों को सॉल्व करने पे सेम वैल्यू आ रही होंगी हमेशा वही लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसकी क्या मैं इक्वेशन बना देता हूं। देखिए 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा है 2 4 3 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे 3 की पावर x प्लस वाई। 2 4 3 क्या होता है 3 की कितनी पावर होती है 3 की पावर 5 होती है। तो डायरेक्ट नहीं काट सकते, आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग यानी कंपेयर करने के बाद x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है 81x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। 81 3 की कितनी पावर होती है 4 होती है, यानी 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को। और ये x माइनस वाई चल ही रहा है इक्वल टू 3 की पावर ये 1 है। तो ऑन कंपेयरिंग x माइनस वाई के साथ क्या चल रहा है 4 इक्वल टू 1 है। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। समझ में आ गया, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करना है। अब ये क्या बताना है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, इस इक्वेशन की डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बतानी है। डिपेंडेंट क्या बोला था मैंने, हम हमारे घर वालों पर कितने लोगों पर डिपेंडेंट है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लोगों पर हम डिपेंडेंट होते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक एक से ऑप्शन उठा लो, देखो किस में सेम आ रहा है। नहीं तो दूसरा एक शॉर्टकट तरीका देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बता रहा था तब मैंने बताया था कब बनते हैं। इस इक्वेशन में मैंने किसी चीज से या तो मल्टीप्लाई किया होगा या ही डिवाइड किया होगा। तो इस इक्वेशन में 12 आ रहा है, माइनस से प्लस हो गया, मतलब -2 से मल्टीप्लाई किया है। तो क्या सब जगह -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस इक्वेशन अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 12, ठीक है। फिर 16 प्लस माइनस, माइनस का 16 आना चाहिए तो पहला गलत हो गया, इधर -12 है। इस इक्वेशन से -12 बनने में कैसे बनेगा जब हमने मल्टीप्लाई किया होगा 2 का। अब सर आप बोल रहे थे तो -2 का, वो था ऑप्शन ए के लिए। ऑप्शन बी के लिए क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं कि जब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो -12 बन रहा है, ठीक है। फिर -16 बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही सी के लिए -6 से -12 बनाना है, कैसे बनेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -12, 2 8 जा +16 प्लस आ रहा है और 2 2 जा +4, लेकिन ये उधर है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें क्या किया है -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस वो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये आंसर सही आ रहा है, ये सब गलत है। ये जो मैंने लास्ट में बताया ये तरीका नहीं समझ में आ रहा, एक एक से ऑप्शन उठाओ, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करो, ठीक है। m की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सेम सवाल मैंने a में करवाया था, क्या होता है 2/m इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 5/8। माइनस था, माइनस से माइनस मैंने काट दिया, बेसिकली ये किया, 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, सिंपल था।
लेकिन क्या सिर्फ 4 वैल्यू आएगी? अगर हम इसके साथ, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन है भाई, वो मैं बोलूं यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होती है? यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी 3/-6। तो इसको 2 बार में काट लो, यानी m की वैल्यू नहीं हो सकती 2 इंटू 2 -4, यानी m कुछ भी हो सकता है, बस -4 नहीं हो सकता। तो क्या आ जाएंगी? यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएंगे? m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस -4 नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू का साइन लगाए, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है, और क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम, यानी इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है, बस वर्ड प्रॉब्लम बचे हैं। थोड़ा मैं 2-3 वर्ड प्रॉब्लम करवा देता हूं आपको कि इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, और बाकी इक्वेशंस को सॉल्व आपको ही करना है। हमने खरीदी 37 बुक्स और 53 पेन, कितने में? 320 में। और जबकि 53 बुक्स और 37 बुक्स, वो पेन हमें कितने की पड़ी? 400 में मिली। मतलब तो ये बताइए, एक पेन और एक बुक कितने की है? तो हमें लिखना है लेट द सीपी ऑफ अ पेन, क्योंकि हमसे पूछा है पेन और बुक की, तो पेन की सीपी हमने x मान ली, और सेम ऑफ अ बुक, इसको क्या मान लिया? y मान लिया। मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना बताऊंगा, सॉल्व करना मैं पहले समझा चुका हूं, तो इक्वेशन सिर्फ बना देता हूं। अब हमने क्या बोला? 37 बुक, बुक की कितनी है? बाय है, तो 37 बाय प्लस, यानी 37 बुक, और क्या खरीदा हमने? 53 पेन खरीदा। पेन की कितनी है? x है, तो 53 पेन की कितनी हो जाएगी? 53x। ये कैसे हुआ? देखिए, एक बुक अगर मैं 10 रुपए में खरीद रहा हूं, 5 बुक कितने में आ जाएंगी? 10 इंटू 5, 50 रुपए में। 5 पेन कितने में आ जाएंगी? या फिर अगर एक चीज मुझे 20 रुपए में मिल रही है, 5 चीज कितने में मिलेंगी? 20 इंटू 5, 100। उसी तरह से अगर ये एक x में मिल रही है, तो 53 कितने में मिलेगी? 53x में, इक्वल टू कितना है? 320। दूसरी इक्वेशन क्या है? 53 बुक, अब बुक की क्या है? बाय, तो क्या है? 53 बाय प्लस 53 बुक और 37 पेन। पेन की कितनी कॉस्ट प्राइस है? x, तो 37x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना है? 400। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, मैं पहले समझा चुका हूं। जब कोएफिशिएंट सेम होंगे तो एक बार ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, या फिर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा देंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ए के पास कुछ पेन है और कुछ पेंसिल हैं, जिनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 40 है, मतलब 40 है दोनों मिलाकर, पेन और पेंसिल है, ठीक है। इन नंबर, अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती या फिर 5 पेन कम होती, तो क्या होता? पेंसिल 4 गुना ज्यादा हो जाती पेन से। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, लेट नंबर ऑफ पेन, पेन को हमने मान लिया x, और दूसरा क्या था? पेंसिल, पेंसिल का नंबर, यानी कितनी पेंसिल है, इन्हें मान लिया हमने, बाय मान लिया। नंबर ऑफ पेन x है, नंबर ऑफ पेंसिल बाय है, ये नंबर ऑफ है, सिर्फ पेंसिल नहीं है, नंबर ऑफ है, ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल बाय है। तो हमारे पास पेन और पेंसिल मिला के कितने हैं? 40 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 40 है। पहली क्वेश्चन समझ में आ गई कैसे बनी? दूसरी क्वेश्चन, इफ ए हैज 5 मोर पेंसिल्स, जो जो क्वेश्चन कह रहा है उतना उतना लिखते जाओ। उसके बाद पेंसिल कितनी है? बाय है,
अभी हमारे पास बाय पेंसिल है, ठीक है, या तो फिर मैं यहीं डायरेक्ट बना देता हूं। देखो उसके पास पेंसिल कितनी है, बाय है। ये बोल रहा है उसके पास अगर 5 मोर पेंसिल होती तो बाय पेंसिल है, अगर 5 पेंसिल और आ जाएं तो क्या होगा, एंड 5 लेस पेन। पेन कितनी है उसके पास, x है। पेन कितनी हो जाए, 5 लेस हो जाए, यानी 5 कम पेन हो जाएं, तो क्या होगा, देन द नंबर ऑफ पेंसिल बिकम्स 4 टाइम्स। पेंसिल कौन सा है, बाय वाला, यानी जो नंबर ऑफ पेंसिल हो जा रही हैं वो क्या हो जा रही हैं, 4 टाइम हो जा रही हैं पेन के मुकाबले। यानी ये वैल्यू 4 टाइम है, ये वैल्यू 4 टाइम कम है, ये 4 गुना ज्यादा है, ये 4 गुना कम है। दोनों को बराबर करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर आ गई। इन क्वेश्चंस में बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, ये 4 टाइम्स किधर लेना है, 3 टाइम्स किधर लेना, एक बार बताता हूं। उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती, पेंसिल क्या है, 5 है, बाय प्लस 5 क्यों किया, क्योंकि बोला है अगर 5 मोर पेंसिल होंगी तो, और 5 लेस पेन होंगी, पेन 5 कम होंगी, तो जो पेंसिल है वो 4 टाइम बन जाता है, पेंसिल यानी वाई वाला, तो ये 5 गुना ज्यादा है, ये कम है। इधर क्या करो, 4 टाइम कर दो तो दोनों बराबर बन गए। बस इसको सॉल्व करना है, खोलना है। देखो मैंने 4 टाइम्स में 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि टाइम्स वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये बोल दिया जाता 4 मोर तो मल्टीप्लाई नहीं प्लस 4 करते। टाइम्स वाले में हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मोर लेस, मोर वाले में ऐड करते हैं, लेस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज की क्लास इसी पर खत्म करते हैं, बाकी अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।